हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्राइसिस और उसके इंटरवेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्राइसिस होता क्या है। क्राइसिस इज ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम विच रिजल्ट्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द एन इवेंट एंड इंडिविजुअल्स और फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म। जब भी हमारे सामने और फैमिली के सामने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो फैमिली और इंडिविजुअल अपना कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ताकि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकें। लेकिन अगर हमारा कोपिंग मैकेनिज्म जो डिमांड हमारे सामने उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या जो भी सिचुएशन हमारे सामने उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम जनरेट होता है और जिसे हम बोलते हैं क्राइसिस। सेकेंड थिंग्स क्या है कि क्राइसिस इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको हम किस तरीके से परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि दो स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपको स्टेज पर परफॉर्मेंस देना है, तो स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के नाम से ही दोनों स्टूडेंट्स के अंदर एंजाइटी रिएक्शंस होंगी। लेकिन दोनों के अंदर एंजाइटी रिएक्शंस अलग अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है परसेप्शन पर। परसेप्शन क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि अगर मैं कल परफॉर्मेंस दूंगा और मेरा परफॉर्मेंस अगर ख़राब हो गया तो मेरी इंसल्ट होगी और लोगों के सामने मेरी हंसी होगी और लोग मुझे भला बुरा कहेंगे और मेरी बदनामी होगी। तो इस तरह से अगर हम परसीव करते हैं, इस तरह से अगर वो स्टूडेंट परसीव करता है तो उसके अंदर एंजाइटी रिएक्शंस ज़्यादा होंगी, बजाय उसके जो उस स्टूडेंट के जो कि उस सिचुएशन को एक पॉजिटिव तरीके से देख रहा है कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करूँगा और परफॉर्म करने के बाद मेरे अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होंगी, कुछ मुझसे गलतियाँ भी होंगी और उन गलतियों से मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा परसेप्शन क्या है सिचुएशन के लिए। अब हम बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनको आइडेंटिफाई करके हम ये पहचान सकते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर क्राइसिस रिएक्शंस जो होंगी वो सीवियर होंगी या लेस सीवियर होंगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अकेला रहना पसंद करता है और उसे किसी की कंपनी पसंद नहीं है, तो ऐसे पर्सन के अंदर क्राइसिस रिएक्शंस सीवियर हो सकते हैं। जब भी उसके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो जो क्राइसिस रिएक्शन होगी वो सीवियर होगी। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अपने सपोर्ट सिस्टम को यूज़ नहीं करता, उसके सराउंडिंग में जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनको यूज़ नहीं करता है। इसके अलावा अगर उसके जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अगर वो सुपरफिशियल हैं, मतलब केवल एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उन रिलेशंस को यूज़ कर रहा है, उन रिलेशंस के बीच में इंटीमेसी नहीं है, उन रिलेशन के बीच में ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसे पर्सन के अंदर क्राइसिस रिएक्शन भी सीवियर हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा पुअर है, उन्हें अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट है, संदेह है, उन्हें अपने योग्य होने पर संदेह है, उनको लगता है कि वो योग्य नहीं है, किसी भी काम करने के लायक नहीं है। इसके अलावा वो बार बार जॉब चेंज करते हैं, जॉब से उन्हें डिससेटिस्फेक्शन होता है, या फिर इसके अलावा वो किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर हमको फीचर्स किसी भी पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर क्राइसिस रिएक्शंस भी एक्सेसिव होंगी। अब हम बात करते हैं कि क्राइसिस कितने प्रकार का होता है। तो क्राइसिस 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है मैचुरेशनल क्राइसिस, सेकंड वन इज सिचुएशनल क्राइसिस एंड द थर्ड वन इज सोशल क्राइसिस। बात करते हैं मैचुरेशनल क्राइसिस की, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है वैसे वैसे पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी तो पर्सन को उन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एडजस्ट करना जरूरी है, और अगर पर्सन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता तो पर्सन के अंदर क्राइसिस जनरेट होता है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मैच्योरेशनल क्राइसिस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन जब एडोलेसेंट की कंडीशन में आता है तो उसके ऊपर अपने कैरियर को लेकर के भी जिम्मेदारी बढ़ती है। इसके अलावा फैमिली डिमांड्स भी होती हैं जिनको कि उसको पूरा करना जरूरी होता है। रिटायरमेंट का एज है, इसके अलावा मैरिज है, पेरेंटहुड है। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये कुछ एज ट्रांजिशन है जहाँ पे पेशेंट के पास न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होती हैं और उन न्यू सिचुएशन के साथ, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पेशेंट को एडजस्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं सिचुएशनल क्राइसिस की। तो सिचुएशनल क्राइसिस क्या होता है? ये वो कंडीशंस होती हैं जो कि अनएंटिसिपेटेड होती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है, अनप्लान्ड होती हैं, और उनके होने की वजह से पेशेंट के अंदर ये क्राइसिस जनरेट होता है। जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या डिवोर्स हो गया, या हमारा जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया, या हमारा डिमोशन हो गया। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो जब ये सिचुएशन हमारे सामने अपीयर होती है और अगर हम इनके साथ कोप अप नहीं कर पाते तो हमारे अंदर फिर सिचुएशनल क्राइसिस जनरेट होता है। उसके बाद बात करते हैं सोशल क्राइसिस की। सोशल क्राइसिस
भी अनएंटिसिपेटेड होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, ये सडनली हमारे सामने आती है, लेकिन इनकी जो सीवियरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय सिचुएशनल क्राइसिस के। इसके अलावा ये मोर देन 1 पीपल को अफेक्ट करती है, मतलब सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनमें से उन सभी लोगों को ये अफेक्ट कर सकती है। हमारे पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, जैसे फ्लड हो गया, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, बाढ़ आ गया, भूकंप वगैरह, तो यहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है, हमारी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती है, और इसकी वजह से जो क्राइसिस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं सोशल क्राइसिस। तो सोशल क्राइसिस जो होता है, क्योंकि इसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका एक पर्सन का जो कोपिंग मैकेनिज्म है इसको ईजिली डील नहीं कर पाता कि सोशल क्राइसिस के साथ वो कोप अप कर पाए। तो यहाँ पे हमें पर्सन को कभी कभी साइकोथेरेपी देने की भी ज़रूरत होती है, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों हमें उसको देने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन की, कि जो क्राइसिस सिचुएशन पेशेंट के अंदर जनरेट हुई है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि पेशेंट को उस सिचुएशन के बारे में समझाना, उसको सिचुएशन को एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन करना कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, और उस प्रॉब्लम को हम रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और रीडिफाइनिंग के द्वारा हम पेशेंट का परसेप्शन उस प्रॉब्लम के लिए हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2 स्टूडेंट को कल स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो दोनों के लिए एंजाइटी का लेवल अलग अलग रहेगा, और वो क्यों हो रहा है अलग अलग, क्योंकि उनका परसेप्शन उस इवेंट के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट के अंदर कहीं फॉल्टी परसेप्शन तो नहीं है, और उस फॉल्टी परसेप्शन की वजह से पेशेंट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से डिफाइन करेंगे, ताकि पेशेंट को लगे कि उसका सोचने का जो तरीका था वो सही नहीं था, और जिसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी सीवियर हो रही थी। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पेशेंट के लिए रीडिफाइन करवाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को हेल्प करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट अपनी फीलिंग के लिए अवेयर बने, वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या उसका सोचने का तरीका सही है या गलत है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पेशेंट को हेल्प करेंगे कि वो इन जो क्वेश्चंस हैं इनके वो आंसर्स सर्च करे, फाइंड आउट करे। ऐसा करने से क्या होगा कि पेशेंट अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर होगा कि उसके अंदर क्या फीलिंग जनरेट हो रही है। फीलिंग के लिए अवेयर होने के बाद हम पेशेंट को हेल्प करेंगे कि उस पेशेंट के अंदर मास्टरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट उन फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके। जैसे अगर किसी पर्सन के अंदर फियर की फुल फीलिंग आ रही है, किसी चीज़ से उसको डर लग रहा है, तो हम पेशेंट को इस तरीके से हेल्प करते हैं कि पेशेंट उन फीलिंग्स के ऊपर मास्टरी कर सके, कि वो अपनी उस फियरफुल फीलिंग को कंट्रोल कर पाए। तो इस तरीके से हम पेशेंट को हेल्प करते हैं, और ये जो मास्टरी है वो हम रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू हम पेशेंट्स को जो है करा सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।